सुबह के 8 बज गए। आप देख रहे हैं न्यूज 18। तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से आती हुई, जहां पर एएमयू कैंपस में फायरिंग की खबर सामने आई है। फायरिंग में कैंपस में पूरी तरह से अफरा तफरी मची। कैनेडी हॉल के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी खंगालने में अब जुटी है पुलिस। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक से फायरिंग की गई है। अलीगढ़ एएमयू कैंपस में फायरिंग की गई है। रंजीत और जानकारी के साथ मौजूद फोन लाइन पर। रंजीत, ये पूरा मामला बताइए। फायरिंग कर रहा शख्स कौन था? पुलिस के हाथ अब तक क्या लगा? ये देखिए, ये मैं आपको पूरा मामला बता दूं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के कैनेडी हॉल का मामला है। यहाँ पर देर रात बाइक सवारों ने कई राउंड फायरिंग करी है और बताया जा रहा है कि एएमयू छात्रों में आपस में गुटबाजी को लेकर कोई झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करी और फायरिंग करने के बाद वे वहां से मौके से फरार हो गए। पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि अलीगढ़ के एसएसपी ने 3 टीम गठित कर दी है। कैंपस के अंदर और आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जिन्होंने फायरिंग करी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रंजीत, ये बहुत अपने आप में अजीब बात है कि अगर विवाद होता है तो यहाँ पर फायरिंग होने लग जाती है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? एएमयू कैंपस प्रशासन में क्या बताया जा रहा है इसके ऊपर कि भाई कौन था ये और कैसे ये अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करना शुरू कर देता है? ये देखिए, एएमयू प्रशासन की तरफ से बात की गई। पुलिस प्रशासन ने जब एएमयू प्रशासन से बात करी है तो उन्होंने अपने सीसीटीवी फुटेज काफी दिए हैं और जिस पर जो अलीगढ़ पुलिस है वो उस पर काम कर रही है। हालांकि फायरिंग करने के बाद वहां पर जो माहौल था वो काफी अफरा तफरी हो गई, भगदड़ मच गई, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि फायरिंग कौन कर रहा है और किस पर कर रहा है। ये झगड़ा बताया जा रहा है काफी देर से चल रहा था और चलने के बाद जब एक छात्र ने अचानक से दूसरे छात्र पर पक्ष पर जब फायरिंग करी है, फायरिंग करने के बाद हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। ठीक है रंजीत, शुक्रिया। तो पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ा जाए। तो आइए अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की आज बैठक होने वाली है। सत्र से पहले रणनीति में जुटा है पूरी तरह से विपक्ष। शाम के 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक में अब्दुल्ला आजम खान के आने पर सस्पेंस है। शिवपाल यादव भी रहेंगे बैठक में या नहीं रहेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर है आज की, क्योंकि एक तरफ रिहाई हुई है आजम खान की और इशारों में उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर तंज उन्होंने कस दिया। मीडिया से जब बात कर रहे थे तो कई सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन बचते हुए नजर आए अपनी पार्टी पर, अपने पार्टी के मुखिया पर कुछ भी बोलने से। आज मीटिंग होने वाली है, सबकी निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि क्या इस बैठक में आजम खान, जो कि 89 मामलों में रिहाई पाके अब इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, क्या वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। साथ में शिवपाल यादव, जो जेल में मौजूद आजम खान से मुलाकात करने भी पहुंचे थे और रिहाई के वक्त भी उनके साथ नजर आए थे, और बातों बातों में उन्होंने भी अखिलेश यादव पर तंज कस दिया था आजम खान की रिहाई को लेकर। तो उनकी भी अब बैठक पर आने पर सस्पेंस बरकरार है। एसपी की विधानमंडल दल की इस बैठक में शिवपाल यादव, आजम खान आएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव, जो कि लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, नेता विपक्ष पर बयानबाजी करते हुए सुनाई देते हैं। हालांकि अखिलेश ने इस बीच शिवपाल के साथ फोटो शेयर करके सब कुछ ठीक होने का संदेश दे दिया था, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आज की इस बैठक में शामिल होते हैं शिवपाल यादव के नहीं। इस पूरे मामले पर बोलने से अखिलेश यादव बचते हुए हमेशा से नजर आए हैं। एसपी की बैठक में शिवपाल को ना बुलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। और इसके अलावा ये भी जानकारी दें आपको कि जेल से रिहा होकर आजम खान अपने गढ़ रामपुर पहुंच चुके हैं। सवाल ये भी बरकरार है कि आजम खान समाजवादी पार्टी की बैठक में आते हैं या फिर दूरी बनाते हैं। ये देखा जाएगा आज शाम के 5 बजे। तो कुल मिलाकर देखिए, 27 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहाई मिलने के बाद विधायक आजम खान अपने घर रामपुर में हैं। लेकिन कल जब अखिलेश के बारे में आजम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बिना नाम लिए। हालांकि उन्होंने अपनी बात रख दी सामने कि मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है। जेल में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात ना करने के पीछे तबीयत खराब होने की बात कही गई थी। कल आजम खान की रिहाई हुई, जिस वक्त शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। ये है
कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं विधायकों की ट्रेनिंग का दूसरा दिन है आज। ट्रेनिंग सत्र को सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। 12:10 पर संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:40 पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी संबोधित। नए विधायकों को पढ़ाया जाएगा आचरण का पाठ। मंत्रियों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा रही है और आज उसी ट्रेनिंग का दूसरा दिन। यूपी में विधानमंडल की कार्यवाही इस बार पूरी तरह से पेपरलेस रहने वाली है। इस बार विधानमंडल का बजट सत्र ई विधान प्रणाली से होगा। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान एक मंच पर नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव। ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे, और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक आए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे। और आइए आपको बताते हैं महंगाई की मार के बीच में एक बार फिर से सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी आज से 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है और पिछले 6 दिनों में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 75 रुपए 61 पैसे हो गई है। और वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए और गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जब 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो दाम यहाँ हो जाता है 78 रुपए 17 पैसे। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसजीएसटी ने 48 घंटे में 7 करोड़ का माल पकड़ा है। बिना टैक्स चुकाए ले जाया जा रहा था ये माल पकड़ने के बाद 40 लाख टैक्स कराया जमा। अब आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं। एसजीएसटी की 14 टीमों ने ये पूरी कार्रवाई की है। मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन ये एक बड़ी आप सफलता कह सकते हैं एसजीएसटी टीम की, जिन्होंने महज 48 घंटे में 7 करोड़ का माल पकड़ लिया है। बिना टैक्स चुकाए हुए माल ले जाया जा रहा था, चोरी छुपे ये पूरा माल बिना टैक्स चुकाए ले जाया जा रहा था, जिसे एसजीएसटी की टीम ने धर दबोचा है। अमित गंजू और जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? बिना टैक्स चुकाए माल ले जाने की खबर आ रही है जिस पर
7 करोड़ का माल पकड़ा गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट जीएसटी की टीम ने एक ड्राइव स्टार्ट की 17 तारीख की रात में 12 बजे के बाद से, जिसके अंतर्गत 17 टीमों के 47 लोग, पहले 14 टीमें थी, फिर 17 टीमों के टोटल अलग लोगों को मजिस्ट्रेट से लगाए गए। जब छापेमारी की शुरुआत हुई तो सड़क किनारे जो खड़े ढाबों पर गाड़ियां थी, उनकी जब चेकिंग स्टार्ट हुई तो एक एक करके खले खुलती चली गई। ना तो उनपे बिल्टीज थी, ना उनपे बिल्स थे। उसके बाद जब गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की मदद से टुवर्ड्स कार्यालय ले जाया गया तो आनन फानन में इन लोगों ने 40,14,964 रुपया जमा किया और ये पूरा ड्राइव लगभग 48 घंटे चला। 100 दिन तक ये भी पूरा रेगुलर चलना है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को चुनाव और राजस्व की हानि पहुंचाने वालों की भी अब स्क्रीनिंग की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं, ट्वीट की हैं। स्वामी रामदेव ने ट्वीट करके लिखा है इन तस्वीरों को, देवतुल्य राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी देश के लिए भगवान के वरदान है। आपसे योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी चिकित्सा से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में संवाद एवं प्रेरणा पाकर मैं अभिभूत हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट की गई हैं। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अब खबरों में बात करते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जो कि चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार छापेमारी यहां की जा रही है। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ने लखनऊ में दवा गोदाम पर जब छापा यहां पड़ा तो बड़ा खुलासा होता है कि छापेमारी में 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायर्ड दवाइयां यहां पर मिली है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की दवाएं गोदाम में एक्सपायर हो गई, गोदाम में रखे ही ये एक्सपायर हो गई। मरीजों तक नहीं पहुंची ये दवाइयां, मेडिकल कॉर्पोरेशन ने दवाएं अस्पताल तक नहीं भेजी। डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले में दस्तावेज जब्त किए, साथ ही 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और वसूल की जाएगी एक एक पाई। तो जांच में मुझे जो जानकारी मिली है बड़ी चौंकाने वाली है। लगभग 16.5 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हमें वहाँ पर मिली हैं। हमारे साथ जांच के लिए चिकित्सा विभाग के सचिव प्रांजल यादव जी भी गए थे। तो जांच में पाया गया कि कंप्यूटर में एक्सपायर्ड दवाइयों की जब सूची निकाली गई, पूरी तरह से जोड़ा गया, तो 16 करोड़ 44 लाख से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो गई जो वहाँ पर अभी गोडाउन में थीं, और दवाइयों को रख रखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। इस बीच खबर अलीगढ़ से, जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जामा मस्जिद हटाने की मांग की थी, भड़काऊ बयान और माहौल खराब करने का केस दर्ज उनके खिलाफ। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव की हम बात कर रहे हैं। केशव देव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने गिरफ्तारी देने से मना किया। थानाध्यक्ष को सुबह 11 बजे थाने पहुंचने का दिया आश्वासन। रंजीत और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। रंजीत, सुबह 11 बजे आने का केशव देव ने बयान जारी किया है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या अपना पक्ष रख रही है? ये देखिए, पूरा मामला ये है कि जो केशव देव है आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने जामा मस्जिद को बताया था कि ये अवैध है, और नगर निगम ने भी हालांकि इस तरफ से अपनी तरफ से जो आरटीआई का जवाब दिया था उसमें बताया था कि सार्वजनिक स्तर पर है, जिसको लेकर केशव देव ने कहा था कि ये एक राजा की प्रॉपर्टी है और इसको तोड़ना चाहिए। इसके अगर इसको तोड़ा जाएगा तो इसके अंदर से जो राजा है उनके कुछ अवशेष निकलेंगे यहाँ से। उसको लेकर यहाँ पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद देर रात उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने पहुंची। उन्होंने सुबह का आश्वासन दिया, उन्होंने कहा है कि मैं आपके सामने काफी साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत करूंगा जिसमें ये साबित हो जाएगा कि वहां मस्जिद नहीं थी, वहां पहले मंदिर था। इसको लेकर पुलिस ने कहा है कि सुबह 11 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। अगर 11 बजे तक केशव देव थाने नहीं पहुंचते हैं तो पुलिस फिर से उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर उनके घर पहुंचेगी। शुक्रिया आपका रंजीत जानकारी के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर से खबर, जहां पर देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग इस बीच घायल हुए हैं। पूरा हादसा आपको बताएं कि अस्पताल में हालांकि भर्ती करवाया गया है घायल लोगों को। 5 लोगों की मौत हुई है घटनास्थल पर ही, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। ट्रॉली और बुलेरो की टक्कर हुई और इस पूरे हादसे में 6 लोगों की जान गई। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये घटना तुलसीपुर के गनवरिया गांव के पास की है। कैसड़ी की ओर जा रही एक बुलेरो ट्रैक्टर से टकरा गई गनवरिया तिराहे पर, और उसके पीछे आने वाली बोलेरो भी दूसरी जो मुख्य बोलेरो थी उसमें टकरा गई। इस प्रकार दुर्घटना में कुल 5 लोगों की मृत्यु मौके पे हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। 4 में से एक अस्पताल मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया है, इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार कुल 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। जो लोग घायल हुए हैं, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी बाइक पर और शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ताखा पश्चिम गांव का ये पूरा मामला है। बाइक सवार की हालांकि मौत हो गई है। 2 लोग इस बीच में घायल भी हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर के बाद खबर संभल से, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाया गया। पूरा मामला रजपुरा थाना इलाके का है। संभल और बबराला रोड पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिससे बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया और अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे। कानपुर देहात से खबर, जहां पर भोगनीपुर इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मार्च में अमरीश तिवारी नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। अब तक इस पूरे मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अमरीश तिवारी नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्तों को उसी समय जेल भेजा गया था। 120B के अंतर्गत 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिनका नाम पुष्कल पराग और अंबुज पराग है। ये दोनों अपनी गिरफ्तारी से बचने का लगातार प्रयास कर रहे थे। इस दौरान इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट जारी किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत हेतु इन्होंने प्रयास किया था। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में बस पर चढ़े एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आप देखेंगे वायरल वीडियो की तस्वीरें, जहां पर ये शख्स आप देख सकते हैं कि बस के आगे बोनेट पर चढ़ा हुआ है। नशे की हालत में ये युवक अचानक से रोडवेज की बस पर आगे की तरफ चढ़ जाता है और बस को निकलने नहीं देता है। कुछ देर तक ये हंगामा होता रहा। लोग देखते रहे इस पूरे हंगामे को। लोगों ने जबरन इस शख्स को बस से नीचे उतारा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।